हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, हमने 9th स्टैंडर्ड का जो कार्बन वाला चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था। उसके 2 पार्ट हमने शूट भी किए थे, ये हम 3rd पार्ट लेकर आए बच्चों। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली पार्ट स्टार्ट कर देते बच्चों। कि हमने कोल के बारे में पढ़ा था, हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स देखे थे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, उसके प्रॉपर्टीज देखे थे और उसके यूजेस भी देखे थे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है बच्चों। अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखा होगा उसको देख के आ जाओ वापस एक बार, फिर ये पार्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो और एक फॉर्म होता है कोल का यानी कार्बन का, वो है एमोर्फस फॉर्म। ठीक है, कार्बन का कौन सा फॉर्म सोच रहे हम, एमोर्फस फॉर्म देख रहे हैं। तो उसमें पहला वाला होता है बच्चों, पहला होता है उसमें जो है कोल। तो ये कोल क्या है देख लेंगे। ठीक है, कोल मतलब क्या, जिसमें होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, कोल बोला तो आपको दिमाग में एक ही चीज आती रहेगी, कोयला, है ना। ये बात ध्यान में, कोयला वही है, कोयला ही है, लेकिन उसमें क्या होता है वो देख लेंगे। कोल में क्या क्या होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, तो बच्चों कोल बनने के भी प्रोसेस होते हैं। तो ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं कोल बनने के। तो पहला प्रोसेस है पीट। ठीक है, खातों के पीट नहीं, ठीक है, पहला प्रोसेस का नाम है, पहली स्टेप कोल बनने की पहली स्टेप, उसको क्या बोलेंगे अपन, पीट। तो उसमें होता क्या है, उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, वापस वो सुनो, कोयला बनाने का, कोयला बनने का पहला प्रोसेस यानी कि पहला स्टेप क्या है, पीट। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, कोयला बनाने का, कोल बनाने का, पीट। उसमें क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। किसने पूछा पीट में क्या होता है, तो पीट में हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है। और उसमें कार्बन कितना होता है, उसमें कार्बन होता है बच्चों लेस देन 60% ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पीट में क्या होता है, 60% से भी कम कार्बन पीट में होता है और बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, कोल, तो होता है लिग्नाइट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लिग्नाइट। इसका मतलब क्या होता है, उसमें 60 to 70% कार्बन होता है। समझ में आ रहा है, पहला स्टेप क्या है, कोल बनाने का, पीट, उसमें क्या होता है, लेस देन 60% कार्बन होता है। फिर बाद में आता है लिग्नाइट, उसमें क्या होता है, 60 to 70% कार्बन होता है। समझ में आ गया, 2 स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप इधर देख लो, इधर तीसरा स्टेप है बिटुमिनस कोल। तीसरा स्टेप क्या है, बिटुमिनस कोल। इसमें क्या होता है बच्चों, 70 to 90% कार्बन होता है। इसमें क्या होता है, 70 to 90% कार्बन होता है। मतलब देख सकते हो कार्बन का प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। पहला पीट में कितना कार्बन था, लेस देन 60% कार्बन था। फिर लिग्नाइट में कितना कार्बन आया, 60 to 70% कार्बन आया। बिटुमिनस में कितना गया, 70 to 90% कार्बन गया। तो ये था थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। फिर बाद में अपने को लास्ट में आता है एंथ्रासाइट। ठीक है, बाद में लास्ट में क्या होता है, एंथ्रासाइट। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 95% कार्बन होता है। मतलब इसको अपन प्योर कोल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्योर कोल। समझ में आ गया, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, कोल बनाने के प्रोसेस देख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, पीट, इसमें 60% कार्बन होता है, 60% से भी कम कार्बन होता है। नेक्स्ट होता है लिग्नाइट, जिसमें 60 to 70% कार्बन होता है। उसके बाद क्या है, बिटुमिनस कोल, 70 to 90% कार्बन होता है। फिर उसके बाद क्या है, एंथ्रासाइट, जिसमें कितना कार्बन होगा, 95% कार्बन होगा। और बच्चों इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्योर कोल। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुमको एग्जाम में बनना ही बनना है। मैच द फॉलोइंग के लिए आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। पूछेंगे भाई बता बिटुमिनस में कितना परसेंट क्या है कार्बन है, तो तुमको मालूम मांगता 70 to 90% कार्बन बिटुमिनस में है। समझ में आ गया, तो ये तो अपन ने कोल देख लिया। अब दूसरा है चारकोल। सर ये कोल चारकोल सेम है क्या, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये फर्क क्या है, देखो चारकोल का मतलब क्या है, लकड़ी लेने का, जला देने का। लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी लेने का, जला देने का। इन मिनिमम ऑक्सीजन, इन क्या, मिनिमम ऑक्सीजन। ठीक है, कम ऑक्सीजन में क्या करने का अपने को, लकड़ी को, वुड को जला देने का है। तो उससे क्या बनता है अपने को, चारकोल। समझ में आ गया, कम वुड लेने का और कम ऑक्सीजन में, बहुत कम ऑक्सीजन में उसको जला देने का, तो क्या बनेगा, चारकोल। और दूसरा एनिमल्स का बोन्स लेने का, एनिमल्स के हॉर्न्स लेने का, सिंग, हडूक बिडूक बोन्स भी लेने का, उसको जला देने का, उसका भी क्या बनेगा, चारकोल। समझ में आ गया चारकोल क्या है, वुड लेने का, कम ऑक्सीजन में जलाओ, चारकोल बन गया, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया चारकोल। अब तीसरा देखो, तीसरा है कोल, यूजेस दिया है कोल के।
ठीक है, यूजेस क्या क्या है कोल के, चलो देख लेंगे। अभी तुमको मालूम है यार, वो गदर पिक्चर में देखा रहेंगे अपन ने, सनी देओल के, वो लेता है, क्या बोलता है वो बच्चा, कोयला लेता है ट्रेन में डालता है, कोयला लेता है ट्रेन में डालता है। मतलब क्या है, कोयला एज अ फ्यूल भी अपन यूज कर सकते हैं। देखा ना, पहला वाला गदर की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा नहीं। पाकिस्तान के भागते भागते ट्रेन से इंडिया आते थे, तो कोयला उठा के डालो ट्रेन में, तो पहले के जो ट्रेन थे ना बच्चों, वो कोयले पे भी चलते थे। ठीक है, वो कोयले पे भी चलते थे, मतलब अपन कोयला को फ्यूल बोल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी यूज कर सकते हैं कोयला। क्या कर सकते हैं अपन, फ्यूल में फ्यूल बोल के यूज कर सकते हैं। अभी फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑब्टेन कोल टार। अभी देखो, कोल से ना अपन कोक भी बना सकते हैं। कोक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बाद में ध्यान में रखो, कोल से अपन कोक भी बना सकते हैं और डांबर भी बना सकते हैं। ठीक है, टार भी बना सकते हैं उससे, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कोल यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है कोल? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी। जो अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, वो कोयला से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और जो चारकोल होता है, चारकोल, ये अपन पिक्चर वाला देखा, ये वाला चारकोल, ये भाई चारकोल, ये कहाँ यूज किया जाता है, उनको मालूम है क्या? ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तुम जो एक्वागार्ड वगैरह यूज करते हो ना, उसके अंदर भी चारकोल होता है। क्यों? क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। इट इज अ नेचुरल प्यूरिफायर, ध्यान में रखने का। कभी भी तुमको एक बात ध्यान में रखने का, चारकोल क्या है? इट इज अ नेचुरल प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफाई करता है वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो देख लेंगे कोक। अब ये कोक क्या होता है? कोक मतलब बच्चे लोग प्योर कोल। ठीक है, कोक का मतलब क्या बोला मैंने? कोक का मतलब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ होता है प्योर कोल। तो तुम लोग बोलेंगे मेरे को, सर कोक में और कोल में क्या फर्क है? पूछेंगे ना, सर ये कोक और कोल दोनों सेम है क्या? बच्चों दोनों सेम होते हैं, लेकिन फर्क एक ही, ये ज्यादा प्योर होता है। कोक मतलब क्या होता है? ज्यादा प्योर होता है, ज्यादा रिफाइंड होता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया कोक और कोल में फर्क क्या है? कोक क्या होता है? ज्यादा रिफाइंड होता है, मतलब वो महंगा रहेगा ना भाई, रिफाइंड है वो, उसको अच्छा क्वालिटी का हो सकता है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है। ठीक है, इसलिए इसके मैंने आगे लिखा है कि ये क्या है? सिर्फ प्योर कोल है। क्या है वो? प्योर कोल। तो इसके भी यूज का है, डोमेस्टिक फ्यूल है ना, हम घर पे यूज करते हैं ना, कोयला डालो खाना बनाओ, वो भी यूज कर सकते हैं अपन, तो उसको बोलेंगे अपन डोमेस्टिक फ्यूल। वापस रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? मैंने पढ़ा था एसिड बेस वाला चैप्टर, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट क्या है मैंने बताया था। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन को अगर निकालना होगा बाहर, किसी भी चीज में से ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा, तो ये कोयला काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीजन को उठा के बाहर फेंक देने का। वापस बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीजन को उठा के बाहर फेंक देने का, ऑक्सीजन को रिमूव कर देने का, ऑक्सीजन को निकाल देने का। उसको बच्चे लोग अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? ये पार्ट समझ में आ गया। अभी थोड़ा अलग टॉपिक को जा रहे अपन। यस, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, सुनो ठीक से। हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे बच्चे लोग? हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें बस एक हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा। समझ में आ गया हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए एंड कार्बन होना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगर मैं ले रहा हूं ये वाला, देखो CHHHH, देखो ये दिख रहा है, इसका नाम है मीथेन भाई। क्या इसका नाम? मीथेन भाई। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें सिर्फ कार्बन दिखाई दे रहा है और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। उसके जगह और कुछ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन की जगह पे? नहीं। तो हाइड्रोजन कार्बन के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना सिर्फ ऑक्सीजन डिक्सीजन कुछ है क्या? नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है और सिर्फ कार्बन है, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो चलो आगे देख लेंगे अभी। और अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मालूम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। अगर मैं बोल दूं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। ठीक है,
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। मतलब देखो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 4। समझ में आ गया एक बात क्या बोला मैंने, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये बात समझ में आ गई। बच्चे लोग हमने एक रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ा था, ऑक्टेट रूल पढ़ा था हम लोगों ने। तो तुमको एक बात मालूम है क्या, अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा, वो एटम स्टेबल होगा। क्या होगा, एटम स्टेबल होगा। मतलब वो सबसे ज्यादा सुखी आदमी होगा कभी जब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तब। ओके, अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, 4। तो भाई को और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो चलो वो देख लेंगे। अगर सपोज ये मैं रब कर देता हूँ बच्चों, थोड़ी जगह बना लेता हूँ खुद के लिए। तो चलो देखो यहाँ पर, अगर सपोज ये अपना कार्बन है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 आणि 4। ओके, गणपति का जय जयकार। हाँ देखो इधर कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। तो भाई को और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो मैं लेके आएगा 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास बच्चा गरीब आदमी 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है भाई, ठीक है। तो इसके पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हाइड्रोजन के पास होगा दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले हाइड्रोजन के भी पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले हाइड्रोजन के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चारों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चारों हाइड्रोजन के पास बच्चे लोग 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब ये करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन आएगा कार्बन के साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन आएगा कार्बन के साथ जाके मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन आएगा कार्बन को साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन आएगा कार्बन के साथ जाके मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब यह हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। सुनो वापस, हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो यहाँ पर आ गया क्या, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब बच्चे लोग कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन भी हो गया 1 नंबर का सुखी आदमी हो गया। समझ में आ गया। पहले कार्बन के पास कितने शेल थे लास्ट इलेक्ट्रॉन में, 8 शेल, 8 इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल में। तो हाइड्रोजन आ गया और कार्बन को क्या करके दिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लाके दे दिया। तो ये हो गया इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो अभी कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन के लास्ट शेल में अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कार्बन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये 1 नंबर का सुखी आदमी बन गया। बात खत्म, समझ में आ गया ये सीन। तो ये बच्चों है हाइड्रोकार्बन्स। एनी डाउट इन दिस, सबको समझ में आ गया, ओके। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तुमको एग्जाम में पूछा तुम ये भी बता सकते, तुम ये भी बता सकते। समझ में आ गया। वापस एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। चलो देख लो क्या किया मैंने, कार्बन लिया, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 4 हाइड्रोजन के पास, 4 हाइड्रोजन अपन लेके आएंगे, 1 हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1 हाइड्रोजन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, चौथा हाइड्रोजन आएगा चौथा हाइड्रोजन दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और ये दिखने में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स का किस्सा खत्म, समझ में आ गया, ओके। अब और एक सिंपल सी बात, हाइड्रोकार्बन्स देखो, हाइड्रोकार्बन्स ना बच्चों 2 होते, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और बच्चे लोग दूसरा होता है
अनसैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा क्या होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चों लोग कार्बन और कार्बन के बीच में बस एक ही सिंगल बॉन्ड रहेगा। समझ में आ गया? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मांगता है? सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड मांगता है, उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड क्या होगा? इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो चलो ये वाला पार्ट हम यही रोक देंगे बच्चों, आगे वाले दो पार्ट और एक दो पार्ट में अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लो। ये थोड़ा पार्ट कंफ्यूजिंग है, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छा समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।